चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती, मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कभी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कभी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कभी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ काफी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कपी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कभी बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई।
मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे। उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है? जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। काली कप्पी, छोड़ दो, ये आम मैंने पहले देखा था। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मेरी तो कई दिनों से इस आम पर नजर थी। अब ये आम पक गया तो आ गए अपना मुंह उठाकर।
लेकिन कभी मैंने अपनी चोंच से इस आम का रस चखा था। अब ये आम मेरा है। हाय राम, मेरे आम को तुमने अपनी चोंच से खराब कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बिजली कवि और चीकू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो आम टूटता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो दोनों जल्दी से आम के पास जाते हैं, लेकिन आम तो सीधा नीचे चिड़िया के सामने आकर गिरा था, जो अपने पति के साथ अपने बच्चों को लिए दाना ढूंढने आई हुई थी। अरे तोते भैया और कवि बहन, ये सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रहे हो आप दोनों? चिड़िया, ये आम मेरा है, मुझे दो। नहीं नहीं, ये आम मेरा है। ठीक है, आप दोनों ऐसे लड़ाई मत करो, मैं इसे बांट देती हूँ। फिर मानो चिड़िया आम को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा तोते को और दूसरा हिस्सा कवि को दे देती है। ये क्या, तोते का हिस्सा बड़ा है और मेरा हिस्सा छोटा? बिजली, दोनों के हिस्से बराबर हैं। अब आप और लड़ाई ना करो, जाओ आप अपने घर चली जाओ। बादल कौवा कब से आपको ढूंढ रहा है। बिजली कवि के मन में तो आग चल रही थी। ये छोटी चिड़िया अब मेरा फैसला करेगी। एक दिन इस चिड़िया को मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। फिर गुस्से में बिजली कवि अपने घर की ओर चली जाती है। क्या हुआ बिजली, आज इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा क्यों ना करूं, वो है ना छोटी चिड़िया। आज पूरा आम मेरा होने वाला था, मगर वो चिड़िया ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। पता नहीं वो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। बिजली, अब बस करो, गुस्सा थूक दो। तुम चिंता नहीं करो, देखना हम उससे जरूर बदला लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया हर सुबह अपने बच्चों को लेकर जंगल में दाना लेने जाती थी, जबकि चंदूचिड़ा लकड़हारे पक्षी के पास मजदूरी किया करता था। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी बारिशों के दिन अपने अपने घरों में ही गुजारते हैं, क्योंकि उन सभी ने अपने लिए पहले ही दाना जमा कर रखा था। लेकिन बिजली कवि और बादल कवि ने अपने घर में दाना जमा नहीं किया था, इसलिए वो कभी किसी पक्षी के घर तो कभी किसी पक्षी के घर चोरियां करते। ऐसे बारिशों के दिन भी गुजर जाते हैं। बारिशों के बाद मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना ढूंढने जाती है। मानो चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से दाना चुग रहे थे। तभी चिड़िया की चोंच किसी सख्त चीज से टकराती है। बच्चों इधर आओ, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर वहाँ से जमीन को खोदते हैं। उन्हें जमीन के अंदर से एक संदूक मिलता है। बच्चों, ये तो बहुत पुराना संदूक लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? मम्मा, हो सकता है कोई खजाना हो। हाँ मीना बेटी, चलो खोलकर देखते हैं। फिर मानो चिड़िया उस संदूक को खोलती है। संदूक के अंदर तो सोने के सिक्के थे और एक पुराना पंख भी पड़ा हुआ था। बच्चों, इस संदूक में तो खजाना है। मम्मा, क्या हम अमीर हो गए हैं? नहीं बच्चों, ये खजाना हमारा नहीं है, लगता है किसी की अमानत है। हम इस संदूक से कुछ भी नहीं लेंगे और जिसका ये संदूक है हमें उसे लौटाना होगा। वहीं पेड़ के पीछे कौवा और कवि छुपे सब कुछ देख रहे थे। देखा बिजली, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। अब हम जंगल के पक्षियों को बताएंगे कि चिड़िया ने अपने घर में खजाना छुपा रखा है। अगले दिन पूरे जंगल में कौवे बात को फैला देते हैं। चीकू जी, तुम कोई भी काम नहीं करते। सुना है चिड़िया के पास खजाना है, देखो वो अमीर बन गई है। तुमने किससे सुना? बिजली कवि ने बताया है मुझे। मुझे तो लगता है कि वो कवि झूठ बोल रही होगी। 1 नंबर की झूठी है वो काली कवि। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें जंगल से पता चला है तुम्हारे पास खजाना है। हाँ बिजली, खजाना तो है, लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी की अमानत है। अरे चिड़िया बहन, छोड़ो, तुम भी किन बातों में पड़ गई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, आधा खजाना हमें दे दो और आधा तुम रख लो। अब न जाने वो खजाना किसका होगा, किसी सदियों पुराना ही होगा। नहीं कवो, ये खजाना हमारा नहीं है, ये अमानत है। जब तक ये संदूक इसके असल मालिक को ना मिले, मैं इसे पंख नहीं लगाऊंगी। चिड़िया,
ऐसी ईमानदारी से कभी किसी का पेट भरा है? तुम बहुत ज्यादा हो, इसीलिए कभी अमीर नहीं बनोगी। हाँ बादल, देखना ये चिड़िया अपनी नेकी के चक्कर में सब कुछ खो देगी। अब तो जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास वो खजाना लेने आते हैं। बानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। वो संदूक उठाती है और सीधा महारानी चील के महल में जाती है। महारानी जी, ये खजाना मुझे जमीन से मिला है। मैंने इस खजाने में से कुछ भी नहीं लिया। मैं ये अमानत समझकर आपके पास लेकर आई हूँ, ताकि फैसला हो सके इसका मालिक कौन है। अच्छा, दिखाओ तो इस संदूक में है क्या? मानो चिड़िया जब संदूक खोलती है तो अंदर पंख चमकने लगता है। ये देखकर चील महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पंख तो मेरे पिताजी का है, जो बहुत अरसा पहले बाज के उल्लुओं से मुकाबला करने के लिए इस जंगल से गए थे। ये खजाना शाही खजाना है। मैंने इसे बहुत तलाश किया, लेकिन चिड़िया आज तुम्हारी ईमानदारी से मुझे वापस मिल गया। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज से ये खजाना तुम्हारा हुआ और मुझे मेरे पिता की निशानी मिल गई। महारानी चील जी, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जंगल में एक नया तालाब बनवाया जाए, जहाँ जंगल के सभी पक्षी पानी पी सकें। ये सुनते ही जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुमने हम सब पक्षियों का भला सोचा और हम सिर्फ अपना ही सोच रहे थे। मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है।
मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय मैं मर गई, माँ मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है, मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है, अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो। नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता, जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूं, मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी, तो वो मानो चिड़िया से कहती है, चीची माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है, जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए, क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आए हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी।
वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़िया खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया चुप हो जाती है और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के साथ बैठ जाता है और वो वहीं बैठे बातें करते रहते हैं। अगले दिन चंदू चिड़ा अपनी माँ को बताता है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम सबको भी पसंद होगी। मैं आज ही वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। फिर चंदू चिड़े की माँ रिश्ता लेकर मानो चिड़िया के घर जाती है। बहन जी, जरा बताइए तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे बहन, हम भी इसी जंगल में रहने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें हम सबकी जिंदगी गुजर रही है। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ मन ही मन में मुस्कुराती है। अरे वाह वाह, बूढ़ी किस्मत उस नौकरानी की। जब शादी होगी उसकी तो उसे वहाँ जाकर भी यही अत्याचार झेलना होगा। वहाँ भी पीटेगी, रोएगी और 2 वक्त की रोटी को तरसेगी। यही इस चिड़िया की असली औकात है। फिर चिड़िया की सौतेली माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। चंदू चिड़े और मानो चिड़िया की शादी हो जाती है। मानो चिड़िया जब अपने ससुराल में जाती है तो वो बहुत डरी हुई थी। बेटी डरो नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आज से तुम ही इस घर को संभालोगी। ये कहते हुए चंदू चिड़े की माँ मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। ये देखते ही मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो बचपन से रो रही थी वो अब उसे ससुराल में मिलने लगा था। अगले दिन जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन चिड़िया के घर आती हैं, तो वो देखकर हैरान होती हैं। मानो चिड़िया सजी सबरी और सोने के हारों से लदी हुई बाहर आती है। अरे ये क्या मम्मी, तुम तो कह रही थी कि भिखारियों के घर में शादी कर रही हूँ मानो की, लेकिन जरा देखो तो ये तो बहुत अमीर है। अरे बहन जी, तुमने तो कहा था कि हमारा यहाँ छोटा सा घर है। हाँ बहन जी, ये छोटा सा ही तो घर है। हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ तो विदेश के जंगल में है। हमें तो बस यहाँ रहना पसंद है। माँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर अमीर रिश्ता था तो मेरा घर देती। यहाँ पर इस बेकार नौकरानी चिड़िया को भेजने की क्या जरूरत थी? बेटी, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। बादल कौवा पेड़ के नीचे साधु के भेष में बैठा मक्खियाँ मार रहा था। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से एक भी पक्षी नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उड़ते हुए तोता वहाँ आता है। आ गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या साधु बाबा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। ऐसा क्यों साधु जी, मैं तो आपको नहीं जानता। बेटा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक, जरा मेरी पूरी बात तो सुन ले। पिछले जन्म में तुमने मुझसे 1000 उधारा लिया था। फिर तो साधु जी मैंने आपको 2000 वापिस लौटाए होंगे। अबे मोटी चूंच वाले, पैसे देने की तो दूर की बात है, उल्टा तूने मेरे घर में चोरी की थी और मेरे 5000 लेकर भाग गया था। बादल की ये बात सुनकर तोता सोच में पड़ जाता है। कुल मिलाकर मेरे 6000 रुपए हैं तुम्हारी तरफ। ये क्या कह रही हो आप झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? हाँ, नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। इतना बोलकर बादल कौवा गुस्से में मंत्रों का जाप करने लगता है। तू मंत्र छू, चाय में डूबे बिस्किट की तरह इसे भी गायब कर दूं। कौवे को ऐसा करता देख तोता डर जाता है। रुक जाओ साधु जी, रुक जाओ। हाँ, अब आया ना लाइन पर, चल दे मेरे पैसे जल्दी दे।
लेकिन बाबा मेरे पास तो अभी 500 ही है। ला जल्दी से वही दे दे। फिर चीकू तोता बादल कव्वे को 500 दे देता है। और हाँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देना। मुझे वो पक्षी अच्छे नहीं लगते जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। हो, जब तक ऐसे पागल पक्षी जंगल में रहेंगे मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की ओर जाता है। बिजली, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति आया है। अच्छा, आ गए तो क्या हुआ? क्या मैं नाचूं? बिजली, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं ऐसी चीज लाया हूँ जिससे तुम नाचने लगोगी। क्या लाई हो ऐसा? फिर बादल कव्वा पैसे निकालकर बिजली कवि को दे देता है। वाह वाह पति जी, इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। जल्दी से अब मेरे लिए भोजन लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली कवि रसोई से भोजन लेकर आ जाती है। ये लीजिए पति जी, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। बादल कव्वा जब करेले की सब्जी देखता है तो उसका खून खोल जाता है। ये क्या बिजली, आज फिर करेला? तुम्हें करेलों के अलावा कुछ और भी बनाना आता है कि नहीं? रोज ये कड़वे करेले खाकर मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो क्या फिर मैं आपके लिए मुर्गी बनाती? नहीं, मुर्गी नहीं। याद है पिछली बार मुर्गी के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई थी। अच्छा, तुम्हें जो भी सब्जी खानी है वो ले आया करो, मुझ पर ऐसे चिल्लाया ना करो। इससे अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता, अकेला रहता तो अच्छे भोजन खाता। ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके में। तो जा, तुझे रोका किसने है? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अच्छा, पहले ये तो बताओ तुम घर जाकर अपनी माँ को क्या बताओगी? बोलना क्या है, यही कहूंगी कि बादल मुझे खाने को कुछ नहीं देता और मेरी पिटाई करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारी कब पिटाई की? ये तो झूठ है। चल, मैं तेरी पिटाई कर ही देता हूँ। कम से कम तुम घर जाकर झूठ तो नहीं बोलोगी। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा एक डंडे से बिजली कवि की पिटाई शुरू कर देता है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। छोड़ो, मुझे छोड़ो, हाय मैं मर गई। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, बता रही हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ, तुम्हें बुला भी कौन रहा है? फिर बिजली कवि गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। चल बादल, आज से तेरी आजादी के दिन शुरू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चलो अब जाकर जंगल में घूम कर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए बादल कव्वा जंगल में सैर के लिए निकल जाता है। तितली बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ जंगल के चमन में है। ऐसे गुनगुनाते हुए बादल कव्वा अपने दोस्त उल्लुओं के पास जाता है। कैसे हो दोस्तों? हाँ, हम सब ठीक है। तभी छोटा उल्लू बोलता है, बादल यार, हमने सुना है कि भाभी तुम्हें छोड़कर चली गई है। नहीं, तुम्हारी भाभी छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं ही उसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास छोड़कर आया हूँ। दोस्त उल्लुओ, तुम इस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे मदद की जरूरत है। यार काके, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है। तुमसे पैसे मांग कौन रहा है? अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें तो पता है दोस्तों कि आपकी भाभी नहीं है और मुझे भोजन नहीं बनाने आता। क्या मैं तुम्हारे घर में आकर भोजन खा सकता हूँ? बादल कव्वे की बात सुनते ही वो तीनों उल्लू चुप कर जाते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? बादल यार, तुम्हें तो पता है हम सबकी शादी नहीं हुई है। हम रोज इधर उधर ढूंढकर भोजन खाते हैं। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। घर आकर बादल कव्वा रसोई में जाता है। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, क्यों नहीं मैं अपने लिए दाल चावल बना लूँ। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा दाल चावल बनाने लगता है। तभी चूल्हे में धमाका होता है। हाय मैं मर गया, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही बिजली को वापस लेकर आना होगा। अगली सुबह बादल कव्वा बिजली कवि को लेने चला जाता है और वो बिजली के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिजली, मेरी प्यारी पत्नी, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने। बिजली कवि दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से ही जवाब देती है, अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ,
इतनी जल्दी अकल ठिकाने आ गई, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बादल कौवा देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली कभी दरवाजा नहीं खोलती। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलेगी, शाम को आऊंगा। इतना सोचकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और एक चाय के ढाबे पर जाकर बैठ जाता है। मानो बहन, तुम्हें पता है कल तोते के घर में चोरी हो गई। क्या बात कर रहे हो कबूतर भैया? हाँ मानो बहन, हमारे जंगल में रोज चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ कबूतर भैया, अब हमें सावधान रहना होगा। बादल कौवा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। शाम होते ही वो फिर से बिजली के घर जाता है। कौवा बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है मुझे किसी और रास्ते से घर में घुसना होगा। इतना सोचते हुए बादल कौवा घर के आसपास घूमने लगता है और घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कबूतर बादल कौवे को घर में ताक झांक करते हुए देख लेता है और वो बादल कौवे को चोर समझ लेता है। लगता है यही चोर है, अभी पकड़ता हूँ इसे। फिर कबूतर बादल कौवे को पकड़ लेता है और भी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर बादल कौवे को मारने लगते हैं। बादल कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मरते मरते बचा। चोर भी तो भला पक्षी ही होता है, भला कोई इतना मारता है। बादल कौवा इतना बोल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि रात के अंधेरे में एक पक्षी छुपता छुपाता उड़ता हुआ जा रहा था। कहीं ये तो चोर नहीं है। इतना सोचकर बादल कौवा उस पक्षी का पीछा करने लगता है। वो चोर पक्षी बिजली कौवे के घर में खिड़की से घुस जाता है। फिर बादल कौवा भी चोर के पीछे पीछे खिड़की से बिजली के घर में घुस जाता है। बादल कौवा देखता है वो चोर एक कमरे में जाता है। तभी बादल कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। चोर चोर चोर, बिजली जल्दी आओ, अंदर चोर है। पति जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, जल्दी से पक्षियों को बुलाओ, इस कमरे में चोर है। फिर बिजली कौवी बाहर जाती है और पक्षियों को इकट्ठा करके वहाँ लाती है। फिर कबूतर, मानो चिड़िया और तोता बिजली कौवी के साथ आते हैं। पहले इस चोर को तो मैंने मारा था, ये फिर से आ गया, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। हाय मर गया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे छोड़ दो पक्षियों, ये चोर नहीं मेरा जमाई है। तो अच्छा बिजली बहन, आप किस चोर की बात कर रही थी? अरे मैं अपने पति की नहीं, बल्कि इस कमरे में चोर बंद है उसकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि यही चोर है। कोई बात नहीं कबूतर, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई अब उस चोर को भी पकड़ेगा कि नहीं। फिर वो सब मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं और वो सब मिलकर चोर की पिटाई करते हैं। उल्लू यार, तुम थे चोर, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी मार पड़ी है। ले जाओ पक्षियों इसे। चोर को लेकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है पति जी, सुबह आराम से चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। बिजली, अपनी माँ को बोलो जमाई राजा को कोई 50 का नोट देकर विदा करे। अरे तुम में थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? खुद तो खाली पंखाए हो और बात कर रहे हो 50 की। फिर बिजली की माँ उन दोनों को विदा कर देती है।